हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और आज का जो वीडियो है वो जेएससी सीजीएल का जो री एग्जाम हो रहा है और आप लोग नागपुरी का टेस्ट अटेंड कर रहे हैं। तो टेस्ट में जो कॉमन मिस्टेक्स आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है या फिर कुछ भी डाउट्स हो रहा है वो आज के इस वीडियो में आपको क्लियर किया जा रहा है। ठीक है, तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडू अंकुरन। देखिए पहला क्वेश्चन, ठीक है, मतलब कॉमन प्रॉब्लम क्या होता है ना, 100 क्वेश्चन आप लोग जब सॉल्व कीजिएगा ना तो ये जो क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, ये क्वेश्चन ये कॉमनली आप लोग 5 से 7 क्वेश्चन आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में भी यही गड़बड़ करके आते हैं। क्या है भाई क्वेश्चन? देखिए, पवित्र मन से रोपल रोपल, ठीक है, फिर डैश डैश डैश, तो ऊपर देवल खाली ठाव में क्या होगी? ठीक है, ऑप्शन कुछ ऐसा है कि ये जिनका भी है ये जो किए हैं वो तुलसी और कैक्टस लिखे हैं। ये क्या सोचे हैं? देखिए ब्रेन कैसे चल रहा है, ये सोच रहे हैं ये तुलसी और कैक्टस से लिया गया है, लेकिन इसमें क्वेश्चन ये शायद पूरा जल्दीबाजी में नहीं पढ़ पाए कि ऊपर देवल खाली ठाव में का होगी, तो ये खाली ठाव है यहाँ पर डैश डैश डैश। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा तुलसी कर बुदा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, तुलसी कर बुदा। देखिए इस तरह का डाउट, इस तरह का जो कंफ्यूजन और जो प्रॉब्लम होता है ना वो आप लोग में सबके साथ होता है। सब कोई आप लोग 100 क्वेश्चन का सेट लगा के निकलते हैं ना एग्जामिनेशन हॉल से, जैसे बाहर निकले फिर आप लोग सोचते हैं अरे यार इसका तो ये आंसर होना चाहिए था, हम ऐसे कैसे मार दिए, कैसे गलत हो गया, फिर रिग्रेट फील करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को, इस सब चीज को आप लोग को ध्यान में रखना है अभी के समय जो टेस्ट आप लोग अटेंड कर रहे हैं। तो फिर अच्छा, कुछ लोग पूछे कि सर इस तरह के क्वेश्चन को से, इस तरह के प्रॉब्लम से ओवरकम कैसे किया जाए? मैक्सिमम टेस्ट अटेंड कीजिए, मैक्सिमम टेस्ट, प्रैक्टिस सेट नहीं, टेस्ट। ठीक है, टेस्ट दीजिए जिसमें कि 1 घंटा के बाद सबमिट कर दिए भाई, अब आप टेस्ट नहीं दे सकते हैं, उस तरह के टेस्ट को अटेंड कीजिए। उससे क्या होता है कि आपका ब्रेन जो है ना, एग्जामिनेशन हॉल में तो आपको प्रैक्टिस सेट नहीं ना मिलेगा भैया। प्रैक्टिस सेट में आप लोग क्या करते हैं, पन्ना पलटे, पीछे जाके आंसर देख लिए, ओ अच्छा ही होगा चलो, ऐसे बोल के आगे निकलते हैं। लेकिन इस तरह के टेस्ट को अगर आप लोग अटेम्प्ट करते हैं ना तो हो सकता है आप लोग 30 मिनट में खत्म कर रहे हैं टेस्ट, 25 मिनट में खत्म कर रहे हैं टेस्ट। ठीक है, आप लोग तो फट 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 एकदम आंसर देते हैं ना। एग्जामिनेशन हॉल में आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है, ठीक है, 2 घंटे या 3 घंटे जो भी हो, उस 2 घंटे में आपका ब्रेन कैसे काम करता है ना वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो टेस्ट सीरीज है ऑनलाइन कहीं पर भी अगर मिल रहा हो या फिर वैसा टेस्ट सीरीज जो ऑफलाइन हो रहा है लेकिन टाइम बाउंडेशन है कि भाई 2 घंटे के बाद आपको पेपर सबमिट कर देना है। ठीक है, या फिर एक बार सबमिट हो गया तो अभी आप उसको फिर से नहीं दे सकते हैं। इस तरह का टेस्ट को आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, इस तरह के क्वेश्चन से ओवरकम, मतलब उसको रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, जैसे कि 100 में किसी किसी को 5-7 प्रॉब्लम होने लग जाता है, 5-7 क्वेश्चन इसी तरह से हो जाता है। ठीक है, तो उससे ओवरकम करने का यही एक तरीका है। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन इस तरह से भी रहता है, कुछ क्वेश्चन इस तरह से रहेगा। ठीक है, जैसे टेस्ट सीरीज में हम लोग क्वेश्चन इन जनरल करते हैं इस तरह से, क्या करते हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन जानबूझ के गलत देते हैं जिसका आंसर आप ही लोग बोलते हैं कि सर ये वाला गलत है। जैसे इस केस में परमानुष, कटफोड़वा, पानी भरवा कौन समास कर खेजा में आवेला। ठीक है, आप लोग सब बहुत अच्छे तरीके से समास आप लोग पढ़े हैं। ठीक है, समास का पीडीएफ आप लोग को दे दिया गया है बहुत अच्छे तरीके से, उसमें एकदम यही एग्जाम्पल है पहला कि तत्पुरुष समास में ऐसा होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। अब ये जो भाई साहब जो अटेंड किए थे वो बिल्कुल सही मारे हैं, इनका बिल्कुल सही है, मतलब एग्जामिनेशन हॉल में भी यही सही मारेंगे, लेकिन आंसर दिया गया बहुब्रीहि समास। क्यों? आपका ब्रेन को परीक्षा लेने के लिए उस तरह से हम लोग करते हैं। ठीक है, 2 या 3 क्वेश्चन जानबूझ के गलत डाला जाता है जिससे कि आप लोग को फिर उसको बतलाया जाए कि भाई ये क्वेश्चन ये सही था आंसर और यही होगा। इमीडिएटली इसी टेस्ट में फिर आप लोग को बतलाया गया, हालांकि इसका आंसर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, जो लास्ट वाला वर्ड होता है ना उसकी प्रधानता होती है। ठीक है, जैसे बन का मानुष, मानुष है तद बन मानुष हुआ। फोड़वा, फोड़ने वाला, कौन सी फोड़ने वाला? तो काट फोड़ने वाला, कट फोड़वा। भरवा, भरवा मतलब भरने वाला, क्या भरने वाला? तो पानी भरने वाला। ठीक है, माटी भरवा भी होता है, पानी भरवा भी हो सकता है। ठीक है, तो जो लास्ट में जो शब्द है या फिर जो ये आ रहा है उसकी जब प्रधानता होती है तो उसी को तत्पुरुष समास कहते हैं। समास का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, उसका पीडीएफ आप लोग देख लीजिएगा। डाउट आता है क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व कीजिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास।
अच्छा, अब बहुब्रीहि समास अगर दिया गया है तो आप लोग को इमीडिएटली हम लोग उसी टेस्ट में क्वेश्चन दिए, ठीक है, बहुब्रीहि समास से है जो, और इसका हम लोग सही जानकारी दिए। हंस वाहिनी कौन समास का उदाहरण है के, ठीक है, हंस वाहिनी कौन समास का उदाहरण है? तो देखिए क्वेश्चंस तो आप लोग को प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, हजारों हजार क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा, लेकिन जो ब्रेन चलता है आपका एग्जाम देने के समय, ब्रेन माइंडसेट कैसा रहता है उसको चेक करना, क्वेश्चन का ऑप्शंस और क्वेश्चंस आपका वह माइंडसेट को चेक करता है एग्जामिनेशन में। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो टेस्ट सीरीज में हम लोग जो फॉर्म करके आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसी तरह से आप लोगों का माइंडसेट कैसा चल रहा है, ठीक है। हंस वाहिनी क्या है? बहुब्रीहि समास का है, ठीक है। आप लोग को पता है कि दो समासिक पद है, हंस है एक वाहिनी है। हंस और वाहिनी के मिलने से जो शब्द बना उसका कोई तीसरा अर्थ होता है। हंस वाहिनी किसको कहते हैं? मां सरस्वती को कहते हैं, ठीक है। तो हंस और वाहिनी इसको मिलने से हो गया हंस वाहिनी। हंस वाहिनी का तीसरा अर्थ क्या हो गया कि मां सरस्वती को कहा जाता है। तो इसीलिए इस तरह का जो समास होता है उसको बहुब्रीहि समास कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो देखिए क्वेश्चंस को इस तरह से तोड़ मरोड़ के इसीलिए दिया जाता है ताकि आप टेस्ट सीरीज क्यों दे रहे हैं भाई? टेस्ट सीरीज का मतलब यही होता है कि अपना दिमाग से खेलें, फोड़िए उसका, अपना दिमाग को जितना ज्यादा हो सकता है तोड़िए मरोड़िए, ठीक है। चलिए टेस्ट देते हैं, तुरंत क्वेश्चन आप लोग पूछते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं उसका तुरंत आंसर दिया जाए, नहीं तो फिर इस तरह से वीडियो का डिस्कशन आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं। तीरियो का है के, तो तीरियो देखिए बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको गलत किए हैं, ठीक है। तो तीरियो जो है ना वो एक तरह का वाद्य यंत्र है, और वाद्य यंत्र में ना जो मुरली होता है ना, मुरली होता है, बंसी होता है, उसी तरह से एक तीरियो होता है, फूंक के बजाने वाला होता है, ठीक है। तो उसी को तीरियो कहते हैं। समझ गए? कॉन्सेप्ट क्लियर है? अभी मेरे पास इमेज नहीं है, इमेज रहता तो हम आपको दे देते। तीरियो किसको कहते हैं? फूंक के बजाने वाला एक तरह का वाद्य यंत्र है तीरियो, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे बढ़े। लीजेंड क्या होगा? देखिए इस तरह के क्वेश्चंस कि लीजेंड क्या होता है, फेबल क्या होता है, मिथक क्या होता है, बैलेड क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल आम हो गए हैं, ठीक है। और कई बार आप लोग को बतलाए हैं ये सब चीज, तो इसको भी हम बतलाते हैं। लीजेंड जो होता है ना, आई एम द लीजेंड, ऐसे बोलता है ना, मैं वीर पुरुष हूं, ठीक है। किसी की वीरता को अगर दर्शा रहे हैं, चाहे वो कहानी के माध्यम से, चाहे वो गीत के माध्यम से, तो उसी को कहते हैं लीजेंड, ठीक है। वीर गाथा उसी को कहा जाएगा लीजेंड। तो एक हो गया लीजेंड। अच्छा अब एक होता है फेबुल। आप लोग बहुत सारे लोग पढ़े होंगे या पूछते होंगे, पूछे भी हैं कुछ लोग, लेकिन बहुत सारे लोग को कंफ्यूजन रहता है। एक होता है फेबुल। तो फेबुल किसको कहते हैं? फेबुल उसको कहते हैं जिसमें कि पशु पक्षी हो गया, पेड़ पौधा हो गया, ठीक है, उस सबको माने कि हीरोइक फॉर्म में किसी गीत में या किसी कहानी में बताया जाता है ना, ठीक है। जैसे कि बन हिरनी का बेटा, वो क्या है? एक तरह का फेबुल है। काहे कि इसमें हिरनी जो है वो मानव की तरह व्यवहार कर रही है, वो एक मानव बच्चा को जन्म देती है, ठीक है। तो इस तरह का चीज को फेबुल कहा जाता है, ठीक है। पशु पक्षी अगर मानव के रूप में व्यवहार करता है या वो उसी को कहानी में हीरो का रूप में दर्शाया जाता है ना, तो उसी को फेबुल कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? लीजेंड बता दिए, फेबुल बता दिए, और क्या होता है? एक होता है मिथक। मिथक भी आपका एक तरह का कहानी होता है जिसमें कि क्या बताएं, मतलब कि कोई अप्सरा परी सब का कहानी जो होता है ना, वो सब मिथक के अंतर्गत में आता है, ठीक है। अच्छा और क्या हो जाता है? फेरी टेल उसको कहते हैं, ठीक है, उसी को फेरी टेल भी कहते हैं। अच्छा और क्या? एक होता है बैलेड। बैलेड भी बताते हैं। बैलेड, बैलेड क्या होता है? बैलेड देख लीजिए, सब सीख जाइए, काहे कि हो सकता है क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ दे, ठीक है। बैलेड, बैलेड का मतलब होता है वीर गाथा। जो ये वीर गाथा आप लोग देख रहे हैं ना, इसी को बैलेड भी कहते हैं। ये लेकिन ये गीत के माध्यम से होता है, ठीक है। वीर लोक का गीत जो है उसी को बैलेड कहा जाता है। तो इसको आप लोकगीत भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है, लोकगीत भी कह सकते हैं। बैलेड को क्या कह सकते हैं? लोकगीत भी कह सकते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में लोकगीत और लोक गाथा दोनों रहे, फिर से आप समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, लोकगीत और लोक गाथा ये दोनों अगर ऑप्शन में रहेगा
तो आप लोग लोक गाथा में जाइएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? बैलेड ठेठे देवल में से संबंधित है के, तो लोकगीत भी ऑप्शन है, लोक कथा लोक गाथा भी ऑप्शन है, तो आप लोग लोक गाथा में जाइएगा। ठीक है, और अगर लोक गाथा ऑप्शन में नहीं है तो लोकगीत में चले जाइएगा। समझ रहे हैं? हम आपको आंसर करने का तरीका बता रहे हैं। ठीक है, कि बैलेड किसको कहते हैं। लीजेंड तो आप लोग समझ गए, वीर गाथा। ठीक है, बैलेड क्या है? लोक गाथा। बैलेड को कुछ कुछ जो राइटर्स हैं, रचनाकार हैं, वो लोकगीत भी कहे हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है। फेबुल किसको कहते हैं? पशु पक्षी से संबंधित कहानी को फेबुल कहते हैं। मिथक किसको कहते हैं? जो मतलब कि बात बनाया हुआ कहानी है, परी का हो गया, अप्सरा का हो गया, सबको मिथक के अंतर्गत आता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? लीजेंड क्या होता है, बैलेड क्या होता है, फेबुल क्या होता है, मिथक क्या होता है, ये सब कुछ समझ गए आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। अगला है, जोन शब्द से कोनो वस्तु का न्यूनता, लघुता, तुच्छता, हीनता आदि कर होवेला उमन के का कहना। तो उन्नार्थक शब्द कहते हैं, तो ये क्वेश्चन क्यों डाला गया है यहाँ? ठीक है, ये उन्नार्थक शब्द कहते हैं, ये आपको तो सीखना है, पढ़ने पर डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ाई किए हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। फूल मन के का जिनिस से तोरे खोवी। अच्छा, ये क्वेश्चन इसलिए डाला गया होगा कि देखिए, पहली बात कि ये एक लोक कथा से संबंधित है। ठीक है, आपको उस लोक कथा का नाम पता होना चाहिए। तो ये किससे है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंसी। ठीक है, लोक कथा का नाम क्या है? लोक कथा का नाम है, क्या नाम था यार? कमल और केतकी। ठीक है, तो कमल और केतकी के जितना पात्र लोग हैं उसको आप लोग याद कर लीजिए। कहे कि हम लोग जो आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करते हैं उसमें पूरा डिटेल समझाते हैं कि भाई ये क्वेश्चन है ना, तो इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर को आप लोग देखिए। ठीक है, इस तरह के सेगमेंट को टच कीजिए, ऐसे बताया जाता है। चलिए आगे बढ़े। सोहरे गीत कौन खन गावल जाएला। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है और ऑप्शन भी बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोग सोचिए कि दिवाली को कहेंगे तो दिवाली के दूसरे दिन आप लोग मारिएगा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ए और बी दोनों। दशहरा का 16 दिन के बाद आता है दिवाली। ठीक है, तो वही दिवाली के दिन ही हम लोग सोहराई मनाते हैं। तो अगर ऑप्शन में ऐसे रहे दिवाली के दूसरा दिन या फिर दशहरा का 16 दिन, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, बस आप लोग जानकारी रखिए कि दशहरा के 16 दिन के बाद, 15 दिन 16 दिन के बाद सोहराई मनाया जाता है। सोहरैये को हम लोग एक तरह से जाति गीत भी कहते हैं। सोहराई गीत जो है ना, एक तरह का जाति पर्व भी होता है। ठीक है, चलिए, पशुओं की पूजा की जाती है, पशुओं का मेला लगता है, सोहराई गीत गाते हैं, पशु के लिए गीत गाते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। सौरी कर संबंध है के, आप लोग को जो नोट्स प्रोवाइड किए हैं या आप लोग को जो क्लास दिए हैं उसमें हम लोग सौरी, सोहराई, सोहर सब कुछ अच्छा से समझाए हैं। ठीक है, सौरी का संबंध जो है वो झंझाइन से। झंझाइन जो होता है वो एक तरह का गीत होता है जो कि पुत्र जन्म के समय गाया जाता है। ठीक है, अच्छा, पुत्र जन्म के से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आ जाएगा आप लोग को कि गावत मंगल मंजुल बानी मुनि कलकंठ लगानी, ऐसे करके एक स्टेटमेंट दे देता है, बोला जाता है किसका है, तो वो वाल्मीकि का लिखा हुआ है। ठीक है, किसका लिखा हुआ है? वाल्मीकि का लिखा हुआ है। रामायण जो है ना वो दो तरह से है, एक तुलसीदास के द्वारा रचित है और एक वाल्मीकि के द्वारा रचित है। तो वाल्मीकि के द्वारा जो रचित है ना, उसमें आपको प्रभु श्री राम के जन्म का गीत मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन बन रहा है ये आप लोग देख रहे हैं। चलिए, तो सौरी का संबंध किससे है? सौरी घर होता है। ठीक है, सौरी जो पुत्र का जन्म हो रहा है ना, तो उसमें जो बच्चे की माँ है जो पुत्र को जन्म देने वाली है उसको सौरिये में रखा जाता है। ठीक है, अंधार घर में रखा जाता है। ये सब चीज हम आपको पहले से बहुत अच्छे तरीके से डील किए हैं और बतलाए हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका हो जाएगा झंझाइन। आगे बढ़े। मैलाइल फाटल बरकी के उड़ रहे। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन अच्छा है। चलिए, अब इसका तो जवाब आप लोग जानिएगा कि ये आपका भोटांग डहर से लिया गया। पहला क्वेश्चन कि ये तो भोटांग डहर से लिया गया। भोटांग डहर में एक पात्र है मंगरू। ठीक है, तो ये दो आप लोग को तो पढ़ना है, तो पढ़ के आप लोग सीख जाइएगा। लेकिन अब यहां पर एक वर्ड दिया गया है बरकी। तो बरकी का मतलब क्या होता है भैया? बरकी का मतलब होता है चादर। ठीक है, बरकी का मतलब क्या हो जाता है? चादर। अच्छा, यहां पर बरकी के जगह पे बरखी रहता, बरखी अगर रहता ना, तो बरखी का मतलब हो जाता है बड़ा सा घर। ठीक है, बड़ा सा घर को बरखी कहा जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? इस सब चीज को दिमाग में रखिएगा। कुछ कुछ चीज है जिसको दिमाग में। अब जैसे कि
होता है, जैसे कि बेतरा, तोर बेतरा में आप लोग पढ़े तो बेतरा होता है, ठीक है, बेतरा होता है, ठीक है। बेतरा का मतलब होता है पीठ में बोहना, ठीक है। एक होता है बातर, बातर का मतलब होता है कि कोई घाव घोस जाए, वो पक जा रहा है तो उसको कहते हैं बातर, ठीक है। और एक होता है बतरे बहुत सारा मीनिंग होता है ना भाई, तो आप लोग को सब चीज को धीरे धीरे, एक बतरे, बतरे मतलब कि आराम से, ठीक है, आराम से, या ना तुरंते कुछ हो गया, बतरे हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज को दिमाग में रखिए आप लोग। क्या बेतरा मतलब पीठ में बोना, बातर मतलब कोई घाव घोस से संबंधित, बतरे मतलब कि कोई चीज ऐसा है हो गया, जल्दी हो गया तो बतरे हो गया, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। तो उसी तरह से यहाँ पे बरकी, बरकी का मतलब हो गया चादर, ठीक है। और बरखी अगर रहता उसका मतलब होता है बड़ा सा घर, बड़ा सा हवेली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। तो मैलान फाटल बरकी के उड़ रहे तो मंगरू उड़ रहे, ये कौन सा कहानी से लिया गया है? भोटांग डहर से लिया गया। भोटांग डहर के रचयिता कौन है तो हमको अभी याद नहीं है, आप लोग को याद होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। रघुनाथ नृपति कर गीत में प्रभाव दिसेला, प्रभाव किसका दिखता है? तो इनका में बंगला का प्रभाव और चैतन्य की भक्ति, चैतन्य मतलब कि कृष्ण का एक रूप, उसी को चैतन्य कल्ट कहा गया है, ठीक है। तो बी और सी दोनों हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी और सी। ये सब चीज को भी दिमाग में रखना है आपको। चलिए आगे बढ़े। लौरी के और का कहना, क्वेश्चन इस तरह से देखा जा रहा है, कई कई एग्जाम अभी जो हुए हैं उसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि इसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं। तो लौरी डंटा को कहते हैं, मोटा मोटी समझ, स्टिक, अंग्रेजी में स्टिक, डंटा को लौरी कहते हैं। तो लौरिये को पैना भी कहते हैं, सोटा भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। डाउट क्लियर है? लौरी इसलिए आप लोग जैसे पूछे थे सर लौरी तो कुछ गीत ना होता है, गीत वो लोरी होता है, ठीक है, लोरी होता है, ठीक है, लोरी होता है। और लोरी एक तरह का लोहरी करके एक होता है, पंजाब तरफ मनाया जाता है, लोहरी या लोरी ऐसे करके मनाया जाता है, वो पर्व होता है, ठीक है। लेकिन यहां लौरी बोला गया, लौरी का मतलब डंटा, पैना, सोटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। उपदेश देवक ने का जिनिस, उपदेश दिवस ने का जिनिस के कहा जाए, मतलब किस चीज का उपयोग किया जाता है उपदेश देने के लिए। तो यहां पर ऑप्शन है कहावत, कवनई, लोकोक्ति। तो ये भाई साहब कवनई मारे हैं, देखिए बिल्कुल सही, कवनई भी है लेकिन कवनई नागपुरी है, ठीक है। उसी को हिंदी में कहावत कह दिया जाता है, संस्कृत में लोकोक्ति कहा दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवल शोभे हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? क्वेश्चन बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन का ऑप्शन जो होता है ना वो कुछ ऐसा होता है जो आप लोग का दिमाग को स्क्रू करता है, ठीक है, उसको टाइट कर देता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देवल शोभे, कहावत, कवनित, लोकोक्ति, सब जो होता है मतलब कि कहावतें को कहा जाता है। चलिए उपदेश देने में इस सबका यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, कौन गीत ने दृष्टकूट, पहेली, उलटवासी और रहस्यकर भाव दिसेला? तो देखिए ये सब चीज जो है ना ये आपको फगुआ पुछारी में मिलता है। फगुआ पुछारी में पूछ पूछ के बातचीत होती है, गाना गाते हैं। अब आप लोग के समय दिमाग में चल रहा होगा तो ये दृष्टकूट का को कहेंगे सर, ठीक है। देखिए दृष्टकूट जो होता है ना, इस तरह का सेंटेंस बोलना, इस तरह का पंक्ति बोलना ना जो एक लाइन में समझ में नहीं आएगा, उसमें कुछ अर्थ निहित होता है, ठीक है। तो उसी को दृष्टकूट कहते हैं। बहुत सारा कविता ये सब, जैसे कि घासी राम का हो गया, महंत घासी की रचना हो गई, दृक्पाल राम देवघरिया हो गए, सहनी उपेंद्र पाल नाहन हो गए, उन लोग दृष्टकूट का ज्यादा प्रयोग करते हैं अपनी कविता में, ठीक है। जैसे सहनी उपेंद्र पाल नाहन का आपको हम पढ़ाए थे, वसुधा के देवहु जीवन, ऐसे हम आप लोग को पढ़ाए थे। तो उसमें क्या बोला जाता है ना कि कवि कुल चूड़ामणि, ऐसे करके था, कवि कुल चूड़ामणि यक्ष दूत तोके भनी, ठीक है। तो कवि कुल चूड़ामणि, तो चूड़ामणि का मतलब चूड़ा बहुत सारे लोग हंसी इसलिए आ रही है ना कि अब देखिए एक्चुअली होता क्या है कि यूट्यूब में बहुत सारे लोग नहीं जानते नहीं है, लेकिन भाई पढ़ाते हैं, चलिए कोशिश करते हैं, अच्छी बात है, कुछ तो आप लोग को देते हैं ना भाई। चूड़ामणि, कवि कुल चूड़ामणि का मतलब होता है कवियों में श्रेष्ठ, ठीक है। तो कुछ लोग का हम लोग शुरुआत यही सबसे किए थे। उस समय हम लोग तो पढ़ रहे थे तो कोई हम लोग को देखा, मतलब बतलाया कि अरे नागपुरी में कोई बता रहा है यार कवि कुल चूड़ामणि का मतलब है कि कवि जो है वो चूड़ामणि पहन के गाना गा ऐसे करके कोई बता रहा था, कोई यूट्यूब में शायद, कि कवि जो है वो चूड़ामणि कंगन पहन ले, ऐसे करके बता रहा था।
तो हम लोग शॉक्ड पड़ गए, तभी हम लोग एडू अंकुरन ये सब इसीलिए बनाना पड़ा कि भाई कुछ ज्यादा ही गलत सलत लोग पढ़ाते हैं। तो कवि कुल चूड़ामणि का मतलब होता है कवि कुल चूड़ामणि यक्ष दूत तोके भनी, ठीक है। तो उसका मतलब हो रहा है कि कवियों में श्रेष्ठ, तो कवियों में श्रेष्ठ कौन है, तो कालिदास हैं, ठीक है। तो उनके बारे में बताया जा रहा है। तो समझे समझे मेरी बात को। तो उसी को कहते हैं दृष्टकूट। दृष्टकूट का मतलब क्या हुआ, जैसे कि बोला गया कवि कुल चूड़ामणि, तो उसका मतलब होता है कवियों में श्रेष्ठ। तो कवियों में श्रेष्ठ कौन है, तो कालिदास हैं, ठीक है। तो दृष्टकूट देखिए कैसे हुआ, बोला क्या कि कल कवि कवि कुल चूड़ामणि, तब आप लोग समझ भी नहीं कीजिएगा, ठीक है। लेकिन बोला किसके बारे में जा रहा है, तो कालिदास के बारे में बोला जाता है। तो उसी को कहा जाता है दृष्टकूट। तो ऐसा गीत गाया जाए, ऐसा पहेली बताया जाए, ऐसा मतलब कि कविता की रचना की जाए जिसमें अर्थ निहित होता है, तो उसी को दृष्टकूट कहते हैं, ठीक है। उलटवासी क्या होता है, पहली तो आप लोग समझ रहे हैं कि पहले बुझवल बुझा रहे हैं, पहले बुझा। उलटवासी का मतलब हुआ कि एक क्वेश्चन पूछे आपसे और आप क्वेश्चन के माने कि फॉर्म में गीत गा के बताए, ठीक है। तो उसको कहा जाता है उलटवासी। कोई क्वेश्चन पूछा आपसे, ठीक है, कि आप कहां से नागपुरी सीख ले, तो है मतलब गीत गीत में सीख होता है। तो हम तो सीख लिए हिया से, तो कहां से सीख ले, ऐसे करके आप खुद से पूछ। मान लीजिए कोई गीत चल रहा है, ठीक है, कव्वाली का, कव्वाली वाले सुनते होंगे, ठीक है। तो आपको मान लीजिए नागपुरी टॉपिक दे दिया गया, ठीक है। तो आप मान लीजिए कि आप गीत के माध्यम से पूछे कि हम जाए रहे हिया, हिया से गेली हिया, तो हुआ सीखली नागपुरी, नागपुरी सीखली एडू अंकुरन से, तो कहां से सीखली, ठीक है। तो सामने वाला फिर जवाब दे रहा है मोह सीखली एडू अंकुरन से, तो कहां से सीखली। ऐसे करके मान लीजिए कि आंसर भी दिया और फिर उलट के आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, तो उसी को उलटवासी कहा जाता है। आई होप आप लोग समझे होंगे, ठीक है। तो ये सब कहां मिलता है, तो फगुआ पुछारी में मिलता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। नागपुरिया समाज में गोंजू के कहना, देखिए गोंजू कोई जाति नहीं होता है, ठीक है, कोई जाति नहीं होता है गोंजू। गोंजू का मतलब होता है गांव का मालिक, ठीक है। अब इसमें भी लैडर बना हुआ रहता है, किसी कोई एक गांव का मालिक होता है, कोई 4 गांव का होता है, कोई 5 गांव का होता है, कोई 14 गांव का होता है, ठीक है ठीक है। तो उसी को गोंजू कहल जाता है। तो वो घर का आदमी लोग को गोंजू कहल जाता है, बड़का गोंजू, छोटका गोंजू, ठीक है। पहले होता था ना कि अभी रातू का राजा का बहुत सारा जमीन उमीन देवल है, ठीक है, हम लोग भी जानते हैं बहुत सारा, हम लोग ई वाला कैटेगरी में है, 14 वाला गांव वाला, ठीक है। तो अब पहले था वो जमाना था, फिर सरकार अपना एक नियम कानून लेके आया, तो सबका गांव गया, सबका जमीन गया। तो अब जो गोंजू लोग था पहले का गोंजू लोग, अब सब देखिएगा कि बाजार में जाके मुर्गी अंडा ये सब बेच रहा है। रद्दी कागज आप लोग पढ़े हैं ना, रद्दी कागज पढ़े ना, बीपी केसरी वही चीज को बताए हैं, ठीक है। तो हम आपको देखिए कनेक्ट इसलिए कर देते हैं ना कि ये चीज आपके दिमाग में अब आ जाएगा कि गोंजू का चीज करते हैं, ठीक है। तो गोंजू का मतलब होता है गांव का मालिक, ठीक है। वो कोई टाइटल नहीं, उसीलिए टाइटल दे दिया जाता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। वो किसी भी तरह का होता है, वो पंडित भी हो सकते हैं, वो किसी भी जात के हो सकते हैं, पंडित हो सकते हैं, राजपूत हो सकते हैं, आपका साहू जी हो सकते हैं, तेली जी हो सकते हैं, कोयरी हो सकते हैं, कुम्हार हो सकते हैं, मुस्लिम अगर कोई है तो अंसारी जी भी हो सकते हैं, ठीक है। उन लोग को भी गोंजू कहा जाता है जो गांव के मालिक होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई इधर उधर की बात नहीं करना है, जो सही बात है आपके सामने रख दी। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गांव कर मालिक। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। निर्द्वंद कर विलोम का होगी, देखिए निर्द्वंद का मतलब होता है एकदम निश्चिंत रहना। तो निश्चिंत का उल्टा क्या होगा, विलोम क्या होगा, तो ये बदरंग लिख दिए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेचैन। जो बेचैन है, निर्द्वंद का उल्टा क्या हो जाएगा, बेचैन, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। संयोजक कर विशेषता बताए वाला समास। अब देखिए संयोजक किसको कहते हैं, संयोजक कहते हैं जैसे कि माता और पिता, ठीक है, माता और पिता अगर लिखा हुआ तो ये और जो हो गया ना एक तरह का संयोजक का काम किया, ठीक है। माता और पिता, समझिए कोई भी चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। माता और पिता अगर है तो माता और पिता में ये दोनों को जोड़ने का काम संयोजक करता है। संयोजक क्या है, और है, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है, तो द्वंद्व समास से संबंधित है। द्वंद्व समास में संयोजक का लोप हो जाता है, ठीक है। माता और पिता नहीं बोला जाता है, माता पिता सिर्फ बोल दिया जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को, माता पिता, भाई बहन, गुरु चेला, ऐसे करके बोला जाता है ना, और नहीं लगाया जाता है। और हो गया, एवं हो गया,
ये सब नहीं लगाया जाता है, तो उसी को कहते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का मतलब होता है कि दो शब्द होगा और दोनों के दोनों संज्ञा होगा, तो उस तरह के समास को द्वंद्व समास कहते हैं। समझ रहे हैं? कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो जाके एक बार वीडियो देखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। संयोजक का संबंध किससे है? तो द्वंद्व समास से है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नजीक का समानार्थी है के, नजीक का मतलब होता है नजदीक, भीरू, ठीक है, तो इसका होगा भीरे। देखिए हम भीरे बोलिए दिए भीरू, ठीक है। भीरे का भी मतलब होता है नजदीक। यहां क्या बोल रहा है? समानार्थी, उल्टा नहीं पूछ रहा है, समानार्थी मतलब नजदीक के ही समान अर्थ वाला यहाँ में से कौन है? तो भीरे, भीरे का मतलब भी होता है नजदीक, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीरे। आगे बढ़े। समस्त पद के जुड़ा करे या तोड़े कर तरीका को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं समास विग्रह। ये समास से संबंधित है, डायरेक्ट वर्ड है, ठीक है, तो उसको समास विग्रह कहते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा समास विग्रह। आगे है? आगे नहीं है। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चंस को आप लोग पढ़िए, समझ के पढ़िए, ठीक है। जो भी चीज पढ़िए, जो टेस्ट भी अगर दे रहे हैं ना, तो टिप के जल्दी जल्दी खत्म मत कर दीजिए, टाइम दीजिए उसमें, समझ के साथ पढ़िए। 100 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें से कई सारे क्वेश्चन छिपे हुए रहते हैं, तो उसको दिमाग में रखिए और तब आप लोग टेस्ट दीजिए। तब आप लोग कहीं पर भी टेस्ट दे रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि एडवंकुरन का दिए हैं। हालांकि आप लोग को एडवंकुरन का अगर टेस्ट चाहिए होगा तो आराम से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, ठीक है। नोट्स या आपको टेस्ट सीरीज दोनों प्रोवाइड करेंगे। तो आज का वीडियो अब यहीं पर है। आई होप इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।